मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एक नए टॉपिक को लिया है जो कि है डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हम लोग इस टॉपिक पर सीखेंगे या देखेंगे कि डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है और डाइवर्जेंस थ्योरम के फॉर्मूले को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किस प्रकार से यूज किया जाता है। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डाइवर्जेंस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है। और साथ ही साथ आप लोग मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करें, जहां पर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल पाएगी जो कि आप लोगों के यूनिवर्सिटी लेवल और कंपटीशन लेवल एग्जाम पे काम आ सकते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका, तो आप लोग सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को जो भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होगी उसकी लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो आइए देखते हैं कि इस टॉपिक पर कि डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डाइवर्जेंस थ्योरम के स्टेटमेंट को देखेंगे या समझेंगे। और अगर आप लोगों को इस टॉपिक पर या डाइवर्जेंस थ्योरम को समझने के लिए ध्यान रखना होगा और यहाँ पर हम लोगों को एज्यूम करना होगा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण यहाँ पर कोई भी हम लोगों ने एक वेक्टर फील्ड ए या फ्लक्स के वैल्यू को लिया है, जिसके अकॉर्डिंग अब हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम के स्टेटमेंट को देखेंगे या समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए एट अ गिवन पॉइंट P is the outward flux per unit volume as the volume shrinks about point P। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि जब हम लोगों को किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना हो तो उसके मैथमेटिकल फॉर्म को हम लोग किस प्रकार से लिख पाएंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेक्टर फील्ड क्या लिया है, ए। तो हम लोग इस वेक्टर फील्ड ए के लिए डाइवर्जेंस थ्योरम के मैथमेटिकल फॉर्म के स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो जब कभी भी हम लोगों को वेक्टर ए के डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करना हो तो उसके मैथमेटिकल फॉर्म को किस प्रकार से लिखना होगा, तो लिखेंगे DIV वेक्टर ए। और हम लोग इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख पाएंगे, तो लिखेंगे डेल डॉट वेक्टर ए। और इसका मैथमेटिकल पे फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग लिख पाएंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए डॉट ds। और इस पे हम लोगों को डिफरेंशियल वॉल्यूम डेल v का डिवाइड करना होगा और इस पे हम लोगों को डेल v के लिमिट को कहाँ तक लेना होगा, तो लिखेंगे डेल v टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम के स्टेटमेंट और उसके मैथमेटिकल फॉर्म से समझ सकते हैं कि जब हम लोगों को किसी वेक्टर फील्ड ए का किसी पॉइंट के अबाउट डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करना हो तो हम लोग उसके मैथमेटिकल फॉर्म को किस प्रकार से लिखा है, DIV वेक्टर ए और डेल डॉट वेक्टर ए। और अगर हम लोगों को किसी वेक्टर फील्ड का किसी पॉइंट P के अबाउट डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम लोग उस वेक्टर फील्ड का डिफरेंशियल सरफेस के रिस्पेक्ट पे क्लोज्ड या साइक्लिक सरफेस इंटीग्रल को कैलकुलेट करके और हम लोगों को पर यूनिट वॉल्यूम के वेक्टर फील्ड के लिए आउटवर्ड फ्लक्स के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को उस सरफेस इंटीग्रल पर डिफरेंशियल वॉल्यूम का डिवाइड करके डिफरेंशियल वॉल्यूम के लिमिट को कहाँ तक लेना होगा, 0 तक। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी वेक्टर फील्ड के लिए डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना हो तो डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डाइवर्जेंस के लिए हम लोगों को अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे किस प्रकार से
फॉर्मूले को यूज करना होगा और उसके कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि अगर हम लोगों को जो वेक्टर फील्ड ए कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे दिया हो तो उसके डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन से मैथमेटिकल फॉर्म के फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम लोग यहाँ डाइवर्जेंस के फॉर्मूले को लिखेंगे। तो कितना लिख पाएंगे, डेल डॉट वेक्टर ए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डाइवर्जेंस के फॉर्मूले को डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। तो यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले पर समझेंगे कि ए एक्स ए वाई और ए जेड क्या है। तो अगर हम लोगों को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वेक्टर फील्ड ए दिया है तो उस वेक्टर फील्ड ए का जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होगा उसको ए एक्स और जो वाई एक्सिस का कंपोनेंट होगा वो ए वाई और जो जेड एक्सिस का कंपोनेंट होगा उसको ए जेड लिखा जाता है। अब हम लोग यहाँ पर आगे सिलेंड्रिकल सिस्टम या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डाइवर्जेंस के फॉर्मूले को देखेंगे। तो जब कभी भी हम लोगों को वेक्टर फील्ड ए या किसी फील्ड का जो वेक्टर है अगर वह हम लोगों को कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम पे दिया हो, सिलेंड्रिकल सिस्टम या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसके डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे डेल डॉट वेक्टर ए और हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा 1 अपॉन रो डेल बाई डेल रो रो इंटू ए रो प्लस 1 अपॉन रो डेल ए फाई अपॉन डेल फाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। तो हम लोग इस फॉर्मूले पे समझ सकते हैं कि जो रो क्या है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोऑर्डिनेट और ए रो ए फाई और ए जेड क्या है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम फील्ड में वेक्टर ए का रो एक्सिस के डायरेक्शन पे कंपोनेंट ए रो, फाई एक्सिस के डायरेक्शन पे कंपोनेंट ए फाई और जेड एक्सिस के डायरेक्शन पे कंपोनेंट को ए जेड लिखा जाता है। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि अगर हम लोगों को वेक्टर फील्ड ए स्फेरिकल सिस्टम या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर दिया हो तो वेक्टर फील्ड ए का डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे डेल डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर और ब्रैकेट पे हम लोगों को लिखना होगा आर स्क्वायर ए आर को और हम लोग यहाँ पर आगे लिखेंगे प्लस करके 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा और हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा ए थीटा साइन थीटा फिर प्लस करके अब हम लोग यहाँ पर आगे लिखेंगे 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल ए फाई अपॉन डेल फाई। तो हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे स्फेरिकल सिस्टम के डाइवर्जेंस के फॉर्मूले पर जो हम लोगों ने आर थीटा और फाई लिखा है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट हैं और जो हम लोगों ने ए आर ए थीटा और ए फाई लिखा है वो क्या है। अगर हम लोगों को कोई वेक्टर फील्ड ए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे दिया है तो उनके एक्सिस के डायरेक्शन पे कंपोनेंट को किस प्रकार से लिया जाता है, आर एक्सिस के डायरेक्शन पे जो कंपोनेंट होगा उसको ए आर, जो थीटा एक्सिस के डायरेक्शन पे कंपोनेंट होगा उसको ए थीटा और जो फाई एक्सिस के डायरेक्शन पे कंपोनेंट होगा उसको ए फाई लिया जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने के लिए अगर हम लोगों को कोई वेक्टर फील्ड ए अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे दिया हो
तो उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग किस प्रकार से डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने के लिए कौन से फॉर्मूले को यूज करना होगा उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग देख पाएंगे। इसी के साथ ही हम लोगों का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है और अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डाइवर्जेंस थ्योरम का फॉर्मूला या रिलेशनशिप क्या होता है। और हम लोग आने वाले आगे वीडियो पर देखेंगे कि डाइवर्जेंस थ्योरम का डेरिवेशन क्या है, जिसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डिराइव करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा यह सब बताने का मेथड, समझाने का तरीका, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।